नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ नेहा शुक्ला। शुरू करते हैं आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो दक्षिण एशिया और भारत की स्थिति लगातार कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है और एक बड़ी गतिविधि जो है वो सामने आई है। चीन में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ छिप छिप कर चीन योजना बना रहा है क्षेत्रीय कोऑपरेशन के एक नए ब्लॉक की तैयारी की, नए ब्लॉक के गठन की, जिसमें भारत शामिल नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, तमाम इन देशों को लेकर वो एक रीजनल कोऑपरेशन ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें भारत नहीं है। तो क्या ये संदेश है कि दक्षिण एशिया में भारत को अलग थलग करने की जो कवायदे हैं, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अब इसको तेज कर चुका है और भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा झटका है, खास करके तब जब भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसके अमेरिका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड डील है उसे अंजाम दिया जा सके, लेकिन ये डील भी लगातार अड़चनों और जटिलताओं और बाधाओं का सामना कर रही है। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिनों के अमेरिकी प्रवास पर हैं, दौरे पर हैं, लेकिन ट्रेड डील को लेकर कोई जो है सहमति नहीं बन पा रही है। क्वाड में जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई उसके बाद अपने अपने एजेंडे की बात कही गई, लेकिन फिर भी भारत की जो छवि और भारत की जो स्थिति है, क्या तमाम देशों में, पश्चिमी देशों को तो छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण एशिया की बात कर ली जाए तो दक्षिण एशिया में भारत की लीडरशिप को लेकर पश्चिम के जो देश हैं, क्या वो बहुत ही आशान्वित हैं या फिर आशंकित हैं? इसीलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के स्ट्रेट टॉक के जरिए। कुछ सवाल हम अपने दर्शकों के सामने पहले रखें, उसके बाद कोशिश करें कि चीन की ये कोशिश क्या भारत को भारी पड़ने वाली है। अगले आने वाले कुछ सालों के भीतर भारत को अलग थलग करने की कोशिशें चीन ने तेज़ की हैं और इसका सबूत है कि चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नए रीजनल कोऑपरेशन ब्लॉक बनाने पर चर्चाएं की हैं और इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी गतिविधि, बड़ा प्रयास बताया जा रहा है। अमेरिका ने भी दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति पर चिंता जताई है। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी एक संस्था जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है, उसने कहा है कि भारत का जो नेतृत्व है वो दक्षिण एशिया में कमज़ोर हो रहा है और भारत ने इसे चीन को सौंप दिया है। इस तरह की स्थिति, तो भारत की इस कमज़ोरी का फ़ायदा क्या अमेरिका उठा रहा है? क्योंकि ट्रेड डील पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है, एक तरह की ब्लैकमेलिंग अमेरिका की तरफ से की जा रही है और क्या यही वजह है कि भारत के साथ ट्रेड डील पर जो है ब्लैकमेलिंग का जो असल कारण है वो यही है कि चीन साउथ एशिया में भारत को काफ़ी कमज़ोर या फिर अलग थलग बना पाने में अब तक कामयाब नज़र आता है। तो तमाम सवाल कि 60 से बिम्स्टेक लेकिन फिर भी बिगड़े हालात, भारत आखिर क्यों अपना ग्राउंड जो है वो मजबूत कर पाने में लगातार असफल दिख रहा है। और इसी में आ जाती है बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां का अध्यक्ष पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है और इसी बीच नए रीजनल कोऑपरेशन ब्लॉक की तैयारी चीन कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर। हमारे साथ आज का जो पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौमित्र रॉय, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, तमाम रक्षा और विदेशी मामलों की गहरी समझ रखते हैं। हमारे दर्शक लगातार उनको हमारे मंच पर देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, उनके भी गहरी समझ को हमारे दर्शक सराहते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत सौमित्र सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ये जो हलचलें हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीन बांग्लादेश को भी अपने पाले में जोड़कर ये नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है बिना भारत के, ये क्या संभव भी है? प्रथम दृष्टया आप इस प्रयास को कितना कारगर देख रहे हैं या फिर इसका भविष्य कैसे देख पा रहे हैं? जी देखिए, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इको आ रहा है कुछ शायद आपके स्टूडियो से। नहीं, ठीक आ रहा है। आप सुन पा रहे हैं? जी ठीक आ रहा है सर, बोलिए। जी मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन शायद ये कुछ इको है। नहीं, ठीक आ रहा है सर, बोलिए बोलिए। जी, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक पहले ही बन चुका है और ये इसलिए बन चुका है क्योंकि भारत ने इनको छोड़ा है। ये जो देश है, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें या आप नेपाल या आप श्रीलंका की बात करें, इन लोगों को भारत ने निगलेक्ट किया है और इसकी वजह यही है कि ये अब चाइना की तरफ चले गए। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो वहां पर एक डिस्प्यूटेड लैंड पे
जो कि सिलीगुड़ी जो चिकन नेक कहलाता है नॉर्थ ईस्ट का, उसके बहुत एक एयरपोर्ट है और बहुत स्ट्रेटेजिकल एयरपोर्ट है। नेपाल पहले से ही चीन के पाले में है। अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका पर उनका जो एक नौसैनिक जो इंटरेस्ट है, जो नेवल इंटरेस्ट है, वो पहले से है। तो अब बचता क्या है? पाकिस्तान तो एक एलाई है ही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत साफ देखा है कि पाकिस्तान प्लस चाइना ने से हमारा मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान के साथ में अभी चाइना ने फिर से एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि उसको अपनी पाइपलाइन ईरान तक ये लेके जानी है। और ये BRI जो इनिशिएटिव है उसका एक हिस्सा जी। भारत ने ये कह के इस BRI का विरोध किया कि भाई हमको घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन पोस्ट गलवान वो खुद ही सरेंडर हो गए। तो और यहाँ तक कि अभी बीच में अहमदाबाद में जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइनीज या चाइना से हम अपने भगवान तक को बुलाते हैं, मतलब उनसे मंगवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और वो छोटी छोटी आंखों वाले जो भगवान हैं, तो आप उसको बाइकआउट कीजिए। लेकिन ऊपर से ये सारा कुछ अब तो और भी ये मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी जो दवाइयाँ हैं 70% जो दवाइयाँ हैं उसका API चाइना से आता है। तो अब बचा क्या? हमारे नजर में हमारे एक दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उसमें हमारी अहमियत क्या बची? सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारी आवाज क्या बची है, हम करना क्या चाहते हैं? इसको अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमने अभी तक अपनी जो भूमिका है उसको हमने अभी तक शायद पहचाना ही नहीं है, या हम पहचानना नहीं चाहते। अगर हम पहचानना चाहते तो हमारा एक दृष्टिकोण, हमारा एक नजरिया EU के प्रति होता, हमारा एक नजरिया साउथ अमेरिका के साथ में होता, हमारा एक नजरिया जापान और जो सिंगापुर है उसके साथ में होता, साउथ कोरिया के साथ में होता। हमने सबको छोड़ दिया। हम शायद एक जो हम जो कहते हैं कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र ऐसा यूनिक और विश्व गुरु बने जिसके पास में लोग आए। अभी हार्वर्ड में जब इंडियन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन बंद कर दिया गया, तो हमारे मीडिया में यही नैरेटिव निकला कि है हार्वर्ड अब हमारे पास में आए। तो अगर हमारी यही पॉलिसी है तो फिर शायद मेरे ख्याल से हमको ये बात पे हैरान नहीं होना चाहिए कि ये जो देश हैं, जो हमारे कभी दोस्त हुआ करते थे, हमारे मददगार हुआ करते थे, उनके यहाँ पे जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी तो हम मदद करते थे। अब वो देश चीन के पाले में चले गए हैं। जी बिल्कुल, हमने उनको चीन के पाले में जाने दी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो नीतियाँ रही हैं और ख़ास करके विदेश नीति, इन तमाम जो देश हैं भारत के पड़ोसी मुल्क, उनको लेकर जो नीतियाँ रही हैं उस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर भारत की स्थिति देखी जाए साउथ एशिया में, तो इस वक्त जटिलताओं का और चुनौतियों का सामना कर रही है। मैं सिद्धार्थ जी से इससे पहले कि समझूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना मैं उचित समझूंगी इस मोड पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे, सिद्धार्थ शर्मा के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चीन को लेकर भारत ने जो पॉलिसी बनाई, जिसके ऊपर वो वर्षों तक, मौजूदा सरकार की बात मैं कर रही हूँ, NDA गवर्नमेंट की, जिस नीति पर वो चीन को लेकर आगे बढ़ती रही, क्या यही नीति वो मूल जड़ है, मूल कारण है जिसकी वजह से साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की जो स्थिति है वो कमज़ोर या फिर उसे अलग थलग देखा जा रहा है? और सीधे चलते हैं सिद्धार्थ शर्मा के पास अपने दर्शकों को लेकर। सिद्धार्थ जी, जैसा सौमित्र सर ने कहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो नीतियां रही हैं वो भारी पड़ रही हैं और चीन की नीयत का शायद वो उसे भाप नहीं पाए, और अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें चीन घुसपैठ कर चुका है। सिद्धार्थ जी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि इस परिस्थिति में भारत की जो अब डिप्लोमेसी है, क्या आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से फिर असफल मानी जाए, और इसमें चीन अपने इरादों में कितना सफल दिख रहा है फिर? जी इसमें मैं ये तो नहीं जानता कि भारत की और क्या कहते हैं विदेश नीति किसी तरह की मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन चक्रव्यूह में, चीन के चक्रव्यूह में जरूर फंसी हुई है। जैसा रॉय साहब ने कहा, एक बहुत मेरे ख्याल से जस्ट टीवी के दर्शकों के लिए एक बहुत दिलचस्प डाटा बताता हूँ जी। भारत के प्रधान जी ने अभी तक 75 देशों की यात्रा की, और अभी हाल फिलहाल में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने 33 देशों की यात्रा की।
कुल मिला के 108 देश में पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करने के लिए यात्राएं हुई। लेकिन कल जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें केवल 11 देशों ने ही पाकिस्तान का विरोध किया। मतलब जो हम 108 देश में जाके आए थे उसमें से 97 देशों में हमारे जाने का मतलब तो सिफर निकल गया, मतलब जीरो सम गेम में चले गए जी। तो ऐसा हुआ क्यों? सबसे बड़ी बात है कि ऐसा हुआ क्यों। आप बहुत साधारण भाषा में अगर समझाएं तो एक बहुत पुरानी और कहावत है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब एक कहावत है कि अगर आप खजूर के पेड़ हैं तो उससे तो किसी को लाभ नहीं हो रहा है। हुआ ये कि 2014 के बाद से भारत ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम का एक नया नारा दिया। मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब अगर आप एक धर्म है, एक भाषा है, एक संस्कृति है तो आपको एक राष्ट्र हो जाना चाहिए। पर दुनिया में तो कहीं आप देखिए इस तरह की चीज है नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा खाड़ी देश जो है वो सभी एक धर्म के हैं लेकिन एक देश नहीं है। पूरा यूरोप जो है वो एक धर्म है लेकिन एक देश नहीं है। पूरा उत्तर अमेरिका एक भाषा है लेकिन एक देश नहीं है। तो ये जो भारत ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दिया उसके चलते हुआ ये कि हमको ध्यान में रखना है कि भारत के जितने भी दक्षिण एशिया के पड़ोसी मुल्क हैं वो सब छोटे छोटे मुल्क हैं। वो चाहे भूटान जैसा मुल्क हो, बांग्लादेश जैसा मुल्क हो, श्रीलंका जैसा मुल्क हो। ऐसे में जब बड़ा भाई अखंड भारत और विस्तारवाद की बात करेगा तो छोटे देशों को उसमें विस्तारवाद का डर दिखने लगेगा। स्वाभाविक है, आपके मोहल्ले में अगर कोई बहुत बड़ा बाहुबली है वो कुछ नहीं भी करेगा, वो अगर रोज सुबह अपना बंदूक लेके और डंडा लेके घूमना भी शुरू करेगा तो सारे पड़ोसी हड़क जाएंगे, डर जाएंगे। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली अपना बॉडी बिल्ड दिखा देने से लोग डर जाते हैं। तो आज जब रोज रशिया कहीं यूक्रेन पर हमला कर देता है, कभी अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है, कभी चीन ताइवान पर या गालवान पर हमला कर देता है, ऐसे में पड़ोसी देश भारत जैसे विशालकाय देशों से डरना स्वाभाविक है। और पिछले 10 साल 12-11 साल में भारत की पूरी विदेश नीति सिर्फ इसमें लगी रही कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, हम विश्वगुरु हो गए हैं। जो बाइडेन साहब भारत के प्रधानमंत्री जी के सामने आके दंडवत कर रहे हैं, बैराक ओबामा के साथ मेरा तू तड़ाक का संबंध है, ये सब जो बातें हैं ना, ये विदेश नीति नहीं है, ये जेम्स बॉन्ड सिंड्रोम है। और जेम्स बॉन्ड के बारे में जिसने भी जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी है वो जानता है कि जेम्स बॉन्ड अकेले चलते हैं, बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे पड़े रहते हैं बंदूक लेके। तो भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये विदेश नीति के बदले जेम्स बॉन्ड गिरी करने लग गए। दूसरी तरफ चीन जो है वो कहीं श्रीलंका में आके उनका एक क्या कहते हैं बंदरगाह बना देता है हम्बनटोटा का, वो पाकिस्तान में जाके रोड बना देता है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करता है, वो अफ्रीका में भी जाके लोगों को पैसा दे देता है। तो चीन जो अपना विस्तारवाद कर रहा है वो दोस्त के तरह दिख रहा है। भले उसमें मेरे ख्याल से चीन का जो इरादा है वो इरादा बुरा है, लेकिन उसका जो तरीका है वो तरीका जो है वो लोगों को दोस्त जैसा दिख रहा है। और भारत विश्व गुरु दिख रहा है। हम सबको पता है बचपन में मास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे ना, तो उनकी छड़ी से हम लोग डरते थे। मास्टर जी उस गली में रहते थे तो हम बगल की गली से भाग जाते थे, कहीं मास्टर जी देख लेंगे तो छड़ी चला देंगे। अब हमने अपने आप को जैसे ही विश्व गुरु कहा तो आप तो छड़ी लेके घूम रहे हैं। तो छोटे छोटे देश बेचारे छोटा विद्यार्थी है, वो गुरु जी के सामने क्यों आएगा? गुरु जी जा रहे होंगे तो भाग जाएगा बगल के रास्ते से। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से ये सैद्धांतिक एक दोष है। ये सैद्धांतिक दोष ये है कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जैसे ही बात करते हैं वो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन वो यथार्थ में हो नहीं सकता। सारे खाड़ी के देश एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही धर्म है उनका, इस्लाम बोलते हैं और फारसी उनकी भाषा है। तो वो सारे देश सारे मिलके एक देश क्यों नहीं बन गया? इतने सारे देश क्यों हैं? पूरा यूरोप क्रिश्चियन है, वो सारा एक देश क्यों नहीं हो गया? तो ये जो भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा है, इसी के चलते आज ऐसी स्थिति हुई है कि 108 देशों में यात्रा करने के बाद, पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करने के बाद केवल 11 देश बने हैं जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया। 97 देशों में हमारी यात्रा जीरो हो गई। यही कारण हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने इतना जो है सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शकों के सामने डेटा रखा है कि बहुत ही दिलचस्प बनाया आपने इस पूरी चर्चा को। अब मैं सौमित्र सर के पास जाना चाहूँगी। सौमित्र सर,
सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की चाह में हमने अपने जो छोटे छोटे मित्र देश थे, उनको जो पारंपरिक रूप से भारत के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी खो दिया है। लेकिन मुझे याद आता है कि इस दौरान जब चीन अपने योजनाओं को और अपने आशाओं को विस्तार दे रहा था, तो भारत ने भी कोशिशें तो की हैं। बांग्लादेश को देख लीजिए, शेख हसीना के साथ लगातार ये कोशिश हुई कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारत मदद पहुँचाता रहे। वहाँ पर भी जो है एयरपोर्ट हो या फिर बंदरगाह हो, उसमें अच्छा खासा निवेश किया गया। श्रीलंका को देख लीजिए, जब श्रीलंका पर विपत्ति आई तो भारत ही ऐसा देश रहा जो सबसे पहले जाकर उसने बिना शर्त, मैं कहूँगी कि बिना शर्त उसने मदद पहुंचाई। मालदीव की तरफ से भी हेकड़ी आई, उसके बाद भी हमने वहाँ पर अपने संबंध सुधारने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसे में क्या आप इसे मानेंगे कि सार्क का जो फैसला है वो भारत के लिए गलत साबित हुआ, और खास करके पाकिस्तान केंद्रित जो नीति रही भारत की वो उल्टी पड़ गई है, क्योंकि इसने चीन को पूरा मौका दे दिया कि वो दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से एक अहम देश पाकिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। देखिए, सार्क की जो स्थापना है, हम उसके स्थापना करने वाले देश हैं। और जहां तक आपने बोला कि भारत ने पोस्ट गलवान बांग्लादेश के साथ में भी संबंध बढ़ाने की कोशिश की, श्रीलंका के साथ में भी की, मालदीव के साथ में भी की, लेकिन आप ए फैक्टर को भूल रही हैं जी। वो अडानी फैक्टर जो है वो बांग्लादेश में झारखंड से बिजली देने का काम कर रहा है। भारत सरकार खुद जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो जाके श्रीलंका पे दबाव डाल रहा है कि भाई आप अडानी को ठेका दे दो। अडानी का जो टारगेट है वो मालदीव भी है, वहां पे वो बहुत बड़ा पोर्ट बनाना चाहता है जी। तो क्या ये अडानी पॉलिसी नहीं है जो हम अपने छोटे देशों के साथ में, जो सिद्धार्थ जी ने कहा कि गुरुजी ने डंडा लेके जब चलना शुरू किया तो छोटे छोटे देश वो डर गए, लेकिन अब छोटे छोटे देश ये समझ भी गए हैं कि गुरुजी ने डंडा क्यों उठाया है। गुरुजी ने एक बच्चे को बचाने के लिए ये डंडा उठाया, उसका नाम है अडानी। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर ये हमारी ये नीति है विश्व गुरु की, तो हमारे छोटे छोटे देश, खास तौर पे सार्क के देश, वो सार्क के देश जिनका हमारे साथ में खास तौर पे ये इंदिरा गांधी के समय पे, राजीव गांधी के समय पे, इवन मनमोहन सिंह के समय से भी ये सार्क के देश हमारे साथ चलने वाले देश थे, जिनको हमने छोड़ दिया डंडा दिखा के, और वही अब सार्क के देश चाइना के साथ में जा रहे हैं। एक नया सार्क बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें कि भारत नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम एससीओ की बात करें तो अभी जो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है एससीओ में, उसमें ईरान को लेकर, उसमें ईरान शामिल है लेकिन भारत शामिल नहीं है। क्या हम पर, क्या जो दुनिया के देश हैं वो विश्वास करते हैं कि अगर जो वो रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें अगर राजनाथ सिंह होते तो शायद कई राज, चाहे वो ईरान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, वो इजराइल को दे देते। क्या दुनिया का हमारे ऊपर भरोसा है कि हम उस दोस्ती को निभाएंगे, उस दोस्ती में दगाबाजी नहीं करेंगे? और हमने किया है, और हमने ईरान के साथ में भी किया है। हमारा चाबहार पे हमारा पैसा लगा हुआ है, इसके बावजूद हमने ईरान को जंग रोकने के लिए बोला, इजराइल को एक शब्द नहीं बोला जी। या जो ईरान पर जो अमेरिका का हमला हुआ, हम उस पर कुछ भी नहीं बोल सके। हमने ये दावा किया कि हमने रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है रुकवा दिया है, लेकिन अब जब रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको, रशिया को बोल दें कि भाई आप ये बंद करो। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो आवाज है, आवाज तब होती है जब आप एक मोरल, एक ग्राउंड पावर रखते हैं अपने अंदर। हमने वो मोरल पावर, जो नैतिकता है, वो हमने खो दी है। भारत ने अगर नैतिकता खो दी है तो फिर अगर मैं इसकी तुलना चीन की नैतिकता से करूं तो चीन की नैतिकता पर भी तो गंभीर सवाल है। बावजूद उसके अगर छोटे छोटे मुल्क जो हैं दक्षिण एशिया के चीन का रुख कर रहे हैं, तो चीन की आर्थिक ताकत या फिर चीन की आर्थिक दादागिरी की वजह से विवश होकर वो भारत के साथ जो है अब
खड़े होने में अपनी भलाई नहीं समझते हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है सौमित्र सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी और ऐसे में बिम्स्टेक का सवाल आता है कि बिम्स्टेक के जरिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर भारत सरकार ने आगे अपनी रणनीतियां बढ़ाई, लेकिन क्या इसका भी असर चीन या चीन के पाले में जाने वाले देशों पर हो सका है? खास करके बात करूंगी मैं म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तमाम देश क्यों हर समय चीन के साथ नजर आते हैं? भारत और पाकिस्तान के साथ जब सैन्य संघर्ष हो रहा था तब भी इन देशों की तरफ से कोई भी जो है खुलकर समर्थन भारत के लिए नहीं नजर आया। दर्शकों को सीधे लेकर चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, ऐसे में अब ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। क्या ब्रिक्स में किसी तरह के स्टेटमेंट की आप उम्मीद कर रहे हैं कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर कोई बयान, साझा बयान जारी किया जा सके जिसमें पाकिस्तान की निंदा हो सके, पाकिस्तान का जिक्र हो सके? क्या ये उम्मीद लगाते हैं? खास करके एससीओ में तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। जी, एससीओ में भी नहीं हुआ और आज क्वाड के बैठक में भी नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि एक सीधा सा सिद्धांत होता है कि परिभाषा ही हमारी अगर गलत हो तो उससे सारे निष्कर्ष गलत निकलते हैं। बचपन में अगर पहले मेरे गणित के मास्टर जी मुझे प्लस को माइनस सिखा देते तो आज तक सभी मेरा मैथमेटिक्स गलत ही हो जाता है। तो परिभाषा गलत समझने से आपके सारे निष्कर्ष गलत निकलते हैं। 2001 में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जब न्यूयॉर्क में हुआ, उसके बाद दुनिया ने आतंकवाद को कर्म से जोड़ा। दुर्भाग्य यह है कि 2014 के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद को धर्म से जोड़ लिया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पहलगाम की सहानुभूति ऑपरेशन, जब पहलगाम घटना हुई थी तो दुनिया भर ने हमें सहानुभूति दी थी, लेकिन उसके 15 दिन बाद जब हम ऑपरेशन सिंदूर किए तो वो सहानुभूति दुनिया भर में कहीं भी समर्थन में ट्रांसलेट होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। आज ही जो क्वाड का एक बैठक हुआ था, क्वाड में सिर्फ 4 देश हैं जिसमें कि भारत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और भारत है, मतलब दुनिया के बहुत चुने हुए 4 देश हैं, शक्तिशाली देश हैं। वहां पर भी जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की चर्चा नहीं है, भारत के आतंकवाद। उनका यह कहना है कि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए सहानुभूति है। तो पहलगाम की सहानुभूति अगर पाकिस्तान को हम दंड दे रहे हैं, उसके समर्थन में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने आतंकवाद की जो परिभाषा करके रखी है, दुनिया ने जो परिभाषा करके रखी है, वो परिभाषा अलग अलग है। दुनिया ने परिभाषा करके रखी है कि दुनिया करती है कि एक अल्बेनिया नाम का देश है, इस्लामिक देश है, तो नेटो ने अल्बेनिया को अपने साथ मिला लिया। नेटो एक ऐसा देश है जिसमें कि सिर्फ दोस्त और एकदम प्रगाढ़ संबंध वाले देश रहते हैं। तो नेटो ने इस्लामिक अल्बेनिया को अपने साथ बिठा लिया क्योंकि अल्बेनिया उदार है। दूसरी तरफ एक सऊदी अरब है जो कि हमें पता है कि थोड़ा कट्टर देश है, लेकिन कट्टर देश सऊदी अरब के साथ भी दुनिया के देश अमेरिका वगैरह व्यापार का संबंध रखते हैं। तीसरी ओर एक अफगानिस्तान है जिसमें आजकल तालिबान है, वो बर्बर देश है। तो जो बर्बर अफगानिस्तान है उसके ऊपर जाके दंड भी देते हैं, बम भी गिराते हैं। मतलब दुनिया के देश किसी चीज को पहले वो देखते हैं कि इसका जो इस देश का या इस संस्कृति का या इस जमात का जो व्यवहार है वो उदार है या कट्टर है या बर्बर है। अगर वो उदार है तो उसको अपने साथ बिठाएंगे, अगर वो कट्टर है तो उसके साथ दूर से व्यापार का संबंध रखेंगे, अगर वो बर्बर है तो उसको घर में घुस के मारेंगे भी। अब भाजपा भारत की सरकार के साथ दिक्कत है कि पिछले 10 साल में उसने तो बोल दिया कि तुम्हारा जो बचपन का दोस्त सिद्धार्थ अब्दुल है उसको भी तुमको गरियाना है। तो ये तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं इसके कारण हो ये गया है कि भारत ने जो आतंकवाद की डेफिनेशन बनाई है, परिभाषा बनाई है, और दुनिया ने जो परिभाषा बनाई है उसमें अंतर आ गया है। इसीलिए भारत को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी पूरी सहानुभूति मिलती है, लेकिन हम जब पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल के उसको दंड देने की बात करते हैं तो कोई भी देश हमारा वो जो सहानुभूति है वो समर्थन में ट्रांसलेट नहीं होती। ये सब चीजें सोचना चाहिए, विदेश नीति बनाने वालों को सोचना चाहिए। दुनिया जिस चीज को जिस नजर से देख रही है, हमको भी तो उस चीज को कहीं मोटा मोटी उस नजर से देखना पड़ेगा। अब दुनिया जिस चीज को जैसे पढ़ रही है, हम अगर उसको उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी को कहते हैं उलटबांसी नहीं चलती है। जी जी जी, सौमित्र सर को जोड़ना चाहते जी। हाँ, सिद्धार्थ जी की बात पे मैं जोड़ूंगा कि एक तो आपने परिभाषा दी, बहुत बढ़िया परिभाषा दी। इसके साथ साथ एक और परिभाषा है कि कौन सा देश रणनीतिक रूप से
किस तरीके से स्थित है और वो किसके लिए फायदेमंद है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अजरबैजान को लेकर रूस ने आज ये धमकी दी है कि अगर ये पता चला कि अजरबैजान ने इजराइल के लिए जासूसी की है तो हम उस पर हमला करेंगे। सेम बात ईरान ने भी अजरबैजान के लिए ये कही है कि अगर हमको हमारी जांच से पता चला कि अगर उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है तो हम उसके खिलाफ जो आक्रमण करेंगे। तो आतंकवाद की परिभाषा सबने अपने 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 जो हितों के मुताबिक बना रखी है। ये कश्मीर और हमारा आपस का मामला है, इसको आप इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते। और चूंकि अभी पाकिस्तान यूएनएससी का नया मुखिया है, नया सरपंच है, फिर वो कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेगा, साथ में बलूचिस्तान को भारत से जोड़ेगा। ऐसे में जो हमारी जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत खराब होने वाली है। इसलिए हमको थोड़ा सोच के चलना चाहिए। और जहां तक चाइना का मामला है, मैं मानता हूं कि ये आर्थिक विस्तारवाद, ये पहले कर्ज के जाल में फंसाने का एक मामला था, उसके बाद में अब ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, बीआरआई हो या जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इनको जोड़ने की बात है और फायदा दिखाया जा रहा है कि आपका विकास होगा, आपकी तरक्की होगी, आपके देश में खुशहाली बढ़ेगी। तो अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट देश है बजाय कि भारत के, क्योंकि हमारी जो छवि है 2014 के बाद से उदारवादी से कट्टरवादी हो गई जी। इसलिए लोग हमसे, जो बाहर के देश है, वो हमसे दूर बैठ के व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में बैठना नहीं चाहते, हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते जी। ऐसे में ये सवाल मैं सिद्धार्थ जी से लेना चाहूँगी। सिद्धार्थ जी, क्या भारत में इस वक्त अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए जिसके लिए अमेरिका उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट है और काफ़ी वस्तुओं के लिए, ज़रूरतों के लिए भारत चीन पर निर्भर है, इसीलिए भी अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहा है ट्रेड डील को लेकर? दक्षिण एशिया की खास करके मैं बात करूंगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई है, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हुई, जिसमें कहा गया कि इंडिया इज़ लूजिंग लीडरशिप टू चाइना इन साउथ एशिया। तो क्या यही वजह है कि अमेरिका हेकड़ी दिखा रहा है ट्रेड डील को लेकर, जबकि फ़ायदा उसका भी उतना ही है जितना भारत का है चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर को लेकर? जी मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड वार है, इसमें एक बहुत फिर से एक दिलचस्प डाटा बताता हूँ। डाटा ये बताता है कि जैसे भारत में एक बहुत बड़े तथाकथित स्वघोषित चाणक्य हैं राजनीति के, उनको कुछ भी पूछिए तो कहते हैं कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी से बताता हूँ कि फरवरी 2023 में भारत में जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है रियासी। वहां पर भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया और वहां पे पाया कि लिथियम की बहुत मात्रा पाई गई। लिथियम जो होता है वो एक खनिज होता है, वो खनिज आजकल वो दुर्लभ खनिज के श्रेणी में आता है, क्योंकि लिथियम एक ऐसी चीज है जो आपके हमारे फोन के बैटरी में भी लगती है, आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें भी लगता है, जो सोलर का पैनल है उसमें भी लगता है, और जो आपके घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे स्कूटर हो, कार हो, सब में लगता है। तो लिथियम एक ऐसा चीज है जो कि दुनिया में बहुत ही क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल बोला जाता है, दुर्लभ खनिज है, बहुत ही डिमांड बढ़ गई है जी। हाँ, और उसकी डिमांड बढ़ गई है। आपका फोन का भी, आपके दर्शक फोन खोल के देखेंगे तो पीछे लिथियम आयन करके बैटरी के ऊपर लिखा रहता है। तो दूसरी बात यह है कि ये दुर्लभ खनिज दुनिया में बहुत जगह मिलता नहीं है, खास करके अमेरिका के पास तो बिल्कुल नहीं मिलता है। इसका काफी सारा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है, थोड़ा बहुत भंडार चीन के पास है, और जो रियासी जम्मू कश्मीर में ये जैसे ही मिला, भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भारत में मिल गया। तो और हमें पता है कि दुनिया भर में जो कंप्यूटर की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, सबसे बड़े कंपनियों के मालिक अमेरिका में बैठते हैं। अब हुआ ये कि चाइना के पास भी क्योंकि इस तरह के लिथियम के भंडार हैं, चाइना ने उस रेयर अर्थ मिनरल को अपने पास ही रख के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उपयोग करके नई नई चीजें, नए नए उपकरण, नए नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने में शुरू कर दिए। अब भारत ने, क्योंकि भारत, हमें पता है पिछले 20-30 साल से भारत ज्यादातर सॉफ्टवेयर में हाथ लगाए हुए, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कम होती है। तो अमेरिका ने इस चीज को ताड़ लिया है, और अमेरिका ने भारत के ऊपर, जैसे सौमित्र राय जी ने कहा कि काफी सारा अमेरिका के पास भारत के खिलाफ लीवरेज है, उसमें एक अडानी भी लीवरेज है,
सुनते हैं कि भारत सरकार की ओर से कोई जाने अनजाने अमेरिकी नागरिक के ऊपर किसी तरह का हमला करने का एक कागज उनको या कागज या उसका सबूत उनको मिल गया है। तो बहुत सारी भारत सरकार के बारे में अमेरिका के पास लीवरेज है, उस लीवरेज को इस्तेमाल करके अब अमेरिका वो जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार है उसको अपने हाथ में लेना चाह रहा है। इसीलिए इसका प्रमाण ये है कि फरवरी 2025 मतलब ट्रंप साहब दूसरी बार जब अध्यक्ष राष्ट्रपति बने उसके तुरंत बाद जब भारत के प्रधान जी गए थे वहां मिलने के लिए, तो वहां पर व्हाइट हाउस में जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला था, जस्ट टीवी के कोई भी दर्शक गूगल करके देख लीजिए, इंडो यूएस जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द व्हाइट हाउस, वो व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर भी है, भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर भी है। उसके 18वें पैरा में ये लिख दिया गया, अमेरिका ने भारत से लिखवा लिया कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को हम दुरुस्त करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। इसका मतलब ही ये है कि भारत के ऊपर अमेरिका का, खास करके ये जो कश्मीर में जो मिला है लिथियम का भंडार, और मैं एक बात भूल गया, वो लिथियम का भंडार का वैल्यू इतना है कि वो करीब करीब 10 लाख करोड़ का है। मतलब भारत सरकार के बजट 3 साल का, पूरा भारत सरकार का 3 साल का बजट जितना तो एक जगह पर एक जिले में लिथियम पाया गया, इतना मतलब इतना अमीर महंगा चीज है। तो अब हुआ ये है, फिर से मैं बहुत सामान्य भाषा में कह दूंगा, भारत को रियासी नाम के जगह पर जम्मू कश्मीर में एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई। अब भारत को उस मुर्गी को संभालना था खुद और रोज अंडे को लेके उसका उपयोग करना था। अब भारत को लगा शायद मुर्गी मुझसे अकेले से नहीं संभलेगी, उसने बुला लिया है पड़ोसी अमेरिका को, दादा को, कि आओ मेरी मुर्गी को तुम भी संभालो। अब वो मुंह देख के चीन भी आ जाएगा कि अरे भैया यहाँ पर एक गुंडा आ गया है, वो मुर्गी कैसी है, बहुत नाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश हो रही है, जी सिद्धार्थ जी बात रखें। इसीलिए अंतिम 10 सेकंड, इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही भारत और अमेरिका पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्ती घुस के ट्रंप साहब ने कह दिया कि हमने सीज फायर करवाया, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सीज फायर करवाया, अगले दिन उन्होंने 16 बार ये भी कह दिया कि मैंने ट्रेड डील का हवाला देके सीज फायर करवाया और मैं कश्मीर का मसला भी सॉल्व करूंगा। इसका मतलब ये है कि वहां जो रेयर अर्थ मिला है, ये जो दुर्लभ खनिज मिला है, पूरा खेल वहां पर उसका एंकर पड़ता है, मतलब उसका जो मध्य बिंदु है, जिस तरह से अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो उसका एक मध्य होता है, तो ये मध्य वहां पर है, ऐसा मुझे लगता है। भूकंप का केंद्र और इस पूरे आर्थिक उथल पुथल का केंद्र भी कहीं ना कहीं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रियासी में सिद्धार्थ शर्मा बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, ब्रेक से जब लौटूंगी तो सौमित्र सर से समझने की कोशिश करूंगी कि अगर भारत की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं तो भारत के पास बहुत सारे ऐसे भी उसके पास हथियार हैं जिसका वो सहारा ले सकता है। चीन और अमेरिका जैसे दुश्मनों, मैं दुश्मन शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि भारत से संबंधित एक भी जो हित है इन दोनों देशों की तरफ से, फिलहाल अगर हम उस खबर को प्रस्तुत करना चाहें अपने दर्शकों के सामने तो ये सामने नहीं आ पा रहा है। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सार्क से बिम्स्टेक और भारत क्यों साउथ एशिया में अकेला नज़र आने लगा है, और ये कोशिश चीन की तरफ से है, लेकिन भारत इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है इसको भी समझने की कोशिश। सौमित्र सर, ऐसे में दो जो एक समानांतर ताकतें हैं साउथ एशिया में, चीन और भारत, क्या आपको लगता है कि सारी गलतियां चीन की तरफ से ही हैं? चीन नहीं चाहता है कि भारत को जो है मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया जा सके ताकि उसका जो प्रभुत्व है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर किसी तरह की आंच आ सके। क्या भारत की तरफ से भी कोशिशों को आप कमज़ोर पाते हैं? क्योंकि भारत का झुकाव इन 10 से 11 सालों में पश्चिम देशों की तरफ मित्रता बढ़ाने पर ज़्यादा रहा है, ना कि अगर मैं परंपरागत रूस की ही बात ले लूँ या फिर चीन को लेकर हम सिर्फ बॉर्डर पर जो है दुश्मनी देखते हैं और अपने घर के भीतर जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उस पर चीन से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं देखते। जी सौमित्र सर। देखिए 2019 में जी जब ये संसद में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि हम ये जम्मू कश्मीर से हम 370 हटाते हैं, 35A भी हटाते हैं और लद्दाख को हम स्पेशल स्टेट का हम दर्जा देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो देश है वो अखंड भारत है,
जी। हम अक्साई चीन को भी हमने अपने नक्शे में मिला रखा है, हमने पीओके को भी मिला रखा है, इवन अफगानिस्तान का हिस्सा भी हमारा है। तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र है वो अखंड भारत है, और हम ये उनसे लेके रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में गलवान हुआ। इसके पहले उसके बाद डोकलाम हो नेपाल चुका से भी था, संबंध खराब लेकिन हुआ। हमने जी। एक बार और, हाँ, तो हमने गलवान का मौका दिया, हमने चीन को, हमने एक बड़ी ताकत को हमारे सीमा में न घुसने से न घुसने के लिए उकसाया हमने। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ना कोई घुसा, ना कोई घुस के बैठा। अब उसके बाद में लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई बातचीत किसके लिए चल रही है जब कोई घुसा ही नहीं है। तो ये जो हमने मौका दिया कश्मीर का नेशनलाइजेशन करने का, वो मौका हमने हम उसको उठा नहीं पाए कश्मीर को, और न ही हम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उठा पाए, और इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के में जब हमने बिल्कुल मुंह छिपाई की, हमने लोगों को, दुनिया को नहीं बताया कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, हमने क्यों जो वॉर है वो रोक दी, हमने क्यों सीज फायर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलने लगी, दुनिया को देखिए पहले से ही मालूम था, तो जैसे जैसे परतें खुलने लगी उसके बाद में जो है ये पता चला कि नहीं, भारत का जो एक माइलेज था साउथ एशिया में, पाकिस्तान से अपर हैंड था, वो तो अब उसका हाइफिनेशन हो चुका है। तो अब मेरा ये कहना है कि हमने चीन को विस्तारवाद के लिए नहीं, जो हमने उसको मजबूर नहीं किया, जबकि हमने उसको उकसाया। और आज ये स्थिति है कि 1959 का जो बॉर्डर लाइन है वो आज की तारीख में वहां पर लद्दाख में लागू है। और उसके बाद में चीन ने नॉर्थ ईस्ट को लेके, खासतौर पे सिक्किम और अरुणाचल को लेके कितने बार नक्शे बदले हैं, और कितने शहरों के नाम किए हैं, कितने गांव बसा दिए हैं। और अब वो जो ये भूटान की बॉर्डर तो छोड़ दीजिए, वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर तक आ चुका है। तो ये हमने इनको उकसाया है, हमने उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ना हम इकोनॉमिकल कोई सुपर पावर है, या हम चौथी जो इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे पास, हम चौथी इकोनॉमी होने के बावजूद हम अपने 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे के जिंदा रखे हुए हैं। ये रियलिटी है, और ये रियलिटी हर कोई जानता है। तो मेरा कहना है कि आपने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो 1 मैन शो रखी है या 2 मैन शो रखी है। आपके अंबानी जी जो है वो रशिया से फ्री तेल खरीदते हैं। अब अमेरिका ने हड़का दिया है कि अगर आप रशिया से फ्री तेल खरीदेंगे तो हम आप पे जो है 500% का टैक्स लगा देंगे। ये इन्होंने ये कहा है। हो सकता है कि अंबानी जी को रोक दिया जाए कि नहीं आप मत खरीदो, आप तो अमेरिका से तेल खरीदो, भले वो महंगा है। तो मेरा बस इतना कहना है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो आजादी है, हम एक आजाद मुल्क है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन हमने उस चीज को अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। 2014 से मैं ये देख रहा हूँ, और इसको अगर आप टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोले, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, तो अब आतंकवाद का मुद्दा, जिसके हाथ में लाठी है वो कुछ भी करे, मैं इजराइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी करे दुनिया उसको आतंकवादी नहीं मानेगी। और ये जो एग्जांपल है ये गजा का सामने है। बिल्कुल, एग्जाम्पल गजा का सामने है। और सिद्धार्थ जी, ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि भारत को क्या ऐसे प्रयास करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, ताकि ये जो परिस्थितियाँ हैं, अमेरिकी हेकड़ी, चीन हेकड़ी, और पाकिस्तान भी कह सकते हैं कि अब ज़्यादा बढ़ चढ़कर हेकड़ी दिखाने लगा है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका इठलाना वाजिब भी है, क्योंकि उसे लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रमुखता मिल रही है, बावजूद इसके कि भारत की कोशिश है कि वो अलग थलग और आतंकवादी देश के रूप में उसे पुकारा जाए। आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या मौजूदा भारत को लिबराइजेशन, यानी कि फिर से हमें अपनी आर्थिक जो नीतियाँ हैं वहीं से होकर भारत की जो वैश्विक छवि है उसका कोई एक सकारात्मक पहलू हम इजाद कर पाएंगे? और इसके लिए लिबराइजेशन को आप कितना सही रास्ता या फिर तरीका पाते हैं? बात जब सौमित्र सर अडानी की करते हैं तो क्या रास्ता यहाँ से निकल पाएगा?
जी, इसमें भारत की आर्थिक नीति कुछ भी हो, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की आर्थिक नीतियां होती हैं, तो भारत को भी दुनिया में टिकने के लिए अलग अलग समय पर अपनी आर्थिक नीति बनानी पड़ेगी। लेकिन आपकी विदेश नीति तब सफल होगी भारत की जब आपकी बातचीत में, आपकी भाषा में थोड़ी सी सौम्यता आएगी। भाजपा को खुद ही भारत के जो दो सबसे नामचीन अवतार हैं हिंदू धर्म के, भगवान राम जी और कृष्ण जी, दोनों को देखना चाहिए कि वो कितने सौम्य थे। उनके पास, कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र भी होता था, लेकिन वो कोई मूछ दाढ़ी बढ़ा के जेम्स बॉन्ड गिरी नहीं करते थे। जी। तो आपको अपनी भाषा में सबसे पहले सौम्यता लाना है। जैसे सौम्य रॉय साहब ने कहा कि चीन को हमने उकसाया है। मैं बताता हूं कि चीन को कैसे उकसाया है। हम जानते हैं कि भारत और चीन अपने आप में दोनों बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो भारत 200 BC में, मतलब ईसा से 200 साल पूर्व, चीन में हान नाम की एक संस्कृति थी, हान संस्कृति कहा जाता है। उसके 400 साल के बाद भारत से जैसे ही बौद्ध धर्म चीन में गया, तो पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इतना फैल गया कि हान डायनेस्टी और हान का जो कल्चर था वो खत्म हो गया। उसके बाद चीन को बहुत मेहनत करनी पड़ी और सैकड़ों सालों तक, खास करके माओ, थोड़ा संक्षेप में, समय समाप्त हो गया है जी। हाँ, कल्चरल रेवोल्यूशन करके उन्होंने वापस हान डायनेस्टी को लाया है। तो चीन हमेशा इंटेलेक्चुअली, फिलोसॉफिकली, एक बार चीन को लगा है कि भारत से बुद्धिज्म नाम का फिलोसफी हमारे ऊपर हमला की है। भारत जब जब अपने आप को विश्व गुरु की बात करेगा, 1961 में पहली बार नॉन अलाइंड मीटिंग जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने किया, 1962 में चीन ने हमला कर दिया। जैसे ही भाजपा सरकार ने 300 पार सीट आया, विश्व गुरु की बात की, चीन ने गालवान कर दिया। तो चीन हमेशा आपको अंकुश डालता रहेगा। आपको चीन के साथ भी बात करने में भाषा का अंतर है, भाषा थोड़ी सी सौम्य होनी चाहिए। भारतीय विदेश नीति तब सफल होगी, जेम्स बॉन्ड गिरी छोड़ दे और राम के और कृष्ण के रास्ते पर चले, सौम्य ढंग से चले, तो काम ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अमेरिका के साथ काम ठीक हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला फोकस तो अभी इस वक्त विदेश नीति का यही है, और या फिर भारत की आर्थिक नीति का। बहुत बहुत धन्यवाद सौमित्र सर, आपका भी, सिद्धार्थ सर आपका भी, कि आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका स्नेह फीडबैक के रूप में हम तक पहुँचता रहता है, लेकिन अपेक्षा बनी रहती है, हमें भेजिए लिखकर अपना email info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।